देखो बच्चों, हम यहाँ पर अब वेक्टर का डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। ये थ्योरम बाद में यूज होंगी, इसलिए इन्हें ध्यान सुनना। एक ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। ए एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर में है लेकिन है ये फंक्शन किसकी है? टी की। तो वो कह रहा है कि यदि ए का मैग्नीट्यूड या मापांक कह दीजिए वो कितना है? ए है। ये तो हम भी जानते हैं, किसी वेक्टर के ऊपर ना तो मोड लगाइए, डंडा लगाइए, और ना ही ये वेक्टर का साइन लगाइए, तो उसे सिंपल ए से ले सकते हैं। तो ए क्या होता है? इस वेक्टर का मापांक होता है। ठीक। तो वो कह रहा है कि यदि किसी वेक्टर के स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसका आंसर ये आएगा। एक बात गलती मत करना कि हर जगह इसको इस चैप्टर कभी इस बुक के अंदर जहां भी ए दिखाई दे तो तुम उसे कांस्टेंट मान लो और ठाका उलन क्या कर दो? जीरो। ऐसा मत करना। यहां बताया गया है ए जो वेक्टर है वो फंक्शन है किसकी? टी की। तो ए जो होगा वो इस टाइप में होगा। हो सकता है टी स्क्वायर आई आ रहा हो प्लस 3t जे आ रहा हो प्लस के साइन टी के आ रहा हो। समझ रहे हो? तो ए फंक्शन है टी की, लेकिन वेक्टर में है, बस आई जे के होंगे उसके अंदर। तो वो कह रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा। तो अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट कर दूंगा इससे कि कभी किसी वेक्टर का स्क्वायर करना हो और उसका डिफरेंशिएट करना हो तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू ए का मापांक, ए का मैग्नीट्यूड, और फिर डी ए बाई डी टी। देखो यहां वेक्टर नहीं लगाया गया, समझ में आ गई बात? तो यहां लिखा हुआ है ये वाला ए, ये वाला ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड या मापांक। ठीक। तो कैसा बनता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस 2 मिनट ध्यान रखना। देखिए, कभी भी किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो, फिलहाल मैं ए लिखूंगा आर नहीं, किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना ए को, लेकिन इनके बीच में डॉट आएगी, क्रॉस आएगी, बताया था मैंने, हमेशा डॉट आएगी। जब भी स्क्वायर लिखा होगा तो समझो वहां पे डॉट है। अब ये बताओ डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टरों की डॉट का फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस इनके बीच का कोण, कोस थीटा। ये तो आएगा। ए के मापांक को सिंपल ए से लिख सकते हैं, बी के को बी से लिखते हैं, इंटू में कोस थीटा। तो यहां बताओ, यहाँ ए डॉट ए है तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक सी होगी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, और ए का मैग्नीट्यूड ए और यहाँ ए और यहाँ कोस 0 1, तो कितना बन गया? ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर हमेशा उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बात तो मैंने लिखवाई थी पहले भी, जो है इसे याद रखना हमेशा। अब क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट। तो मैंने दोनों तरफ डी डी टी लगा दिया, ये लगा दिया, ये रहा, सही है, ये रहा। अब यहाँ आ गया ए स्क्वायर। बताओ सोचकर, अगर कहीं पर वाई स्क्वायर आ जाए और तुमसे कोई कहे टी के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करो तो तुम क्या करते हो? 2y लिखते हो। हाँ, 2y और डी वाई ओवर डी एक्स। वही काम यहाँ करो इस साइड में, तो 2a और डी ए ओवर डी टी। बस यही तो प्रूफ करना था। समझ में आ गए? ए को 0 मत कर देना, जब तक 0 नहीं करना जब तक वो खुद ना कह दे कि ए कांस्टेंट है, सही है? वरना करना उसका अवकलन। ठीक। वो कहेगा कौन ए तो कांस्टेंट था, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0, तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तब तक मत करिए जब तक वो कहे ना। नोट करिए जल्दी से। अब हम दूसरी थ्योरम प्रूफ करेंगे जो हमें बाद में जाकर यूज भी करनी है। थ्योरम नंबर 3 है ये, पढ़िए। इफ ए कोई वेक्टर है, हैज कांस्टेंट लेंथ, इसकी लंबाई कांस्टेंट है, इसकी लंबाई बदल नहीं रही है। लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मापांक कांस्टेंट है। ए एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही है। फिर वो क्या करा कि अगर ए लोगे और डी ए बाई डी टी लोगे तो ये हमेशा ही कैसे आएंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, एक दूसरे पे कितने का एंगल बनाएंगे? 90 का। लेकिन शर्त ये है, साथ में शर्त है प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि डी ए बाई डी टी का जो अवकलन है उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, तभी हो सकता है ऐसा। वो कह रहा है ए वेक्टर ये है मान लो, तो डी ए ओवर डी टी ऐसा बैठेगा, इधर को डी ए ओवर डी टी ऊपर को बैठेगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो ये मुझे सिद्ध करना कि ये दोनों एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाते हैं। सोच के बताओ, अगर दो वेक्टर कभी एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाते हैं, ये सिद्ध करना हो तो क्या करें? उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। सोचो, क्योंकि इसमें आवे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा,
और थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने पढ़ रखा है इंटर में, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो 100% उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो मैं क्या करूं, ए की और डी ए बाई डी टी क्या निकालूं, डॉट, तो वो 0 लाकर दिखा दूं, ये तो मतलब है। ठीक जी, तो मैं किसका फायदा उठाऊंगा, कैसा करूंगा 0, वो तो मैं बताता हूं। यहां मुझे ये चीज दी गई है, क्या दिया गया, ए का मापांक कांस्टेंट है, ए की लंबाई कांस्टेंट है, तभी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा वेक्टर लोगे जिसकी लंबाई कांस्टेंट है तो उसके साथ कह रहा है ये ऐसा होगा, तो वो वेक्टर और उसका डेरिवेटिव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर उसका मापांक कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर ये थ्योरम काम नहीं करेगी। समझ रहे हो, थोड़ा का स्टेटमेंट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्या कहना चाह रहा है वो। जैसे ए वेक्टर लो, ए वेक्टर ले लो cos थीटा आई प्लस के sin थीटा जे, बताइए इसका मापांक कितना आएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 आएगा 1, और 1 क्या होता है, अचर, अचर होता है कांस्टेंट, सही है, इसका मापांक बदलेगा नहीं चाहे तुम थीटा की वैल्यू कुछ भी लेते रहो। ठीक, तो ऐसे वेक्टर की बात कर रहा कि यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें ना टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इसे डिफरेंशिएट करें और इसकी डॉट करें, अरे ए डॉट डी ए बाई डी टी करें तो वो 0 आएगी। तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं फिलहाल, तो यहां ध्यान देना प्रूफ कैसे करूंगा मैं। अभी मुझे क्या दिया है, यहां पर दिया है किसी वेक्टर का जो मापांक है वो कांस्टेंट है, तो ए का मापांक हम ऐसे दिखाते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये चीज हमें दी है कांस्टेंट, ये तो दी है। अरे ये कह दो इसका मापांक बोल दो या सिंपल ए लिख दो, तो वो कांस्टेंट है, ये अचर है, सही है। ठीक जी, अभी हमने इससे पहली थोड़ा में प्रूफ किया था, हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट लिख देना या हिंदी में लिख देना हम जानते हैं। क्या कहा था अभी हमने, डी डी टी, और यहां लिखा था ए वेक्टर का स्क्वायर करा था, तो वो लिखा था मैंने 2a और डी ए ओवर डी टी, और जब ये कांस्टेंट है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, a का मापांक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वो 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये साइड 0 हो गई, इनटू में 0, कुल मिलाकर 0। लेकिन हमारा ये तो नहीं आया, a डॉट ये अब आएगा ना। अब यहां ध्यान दो, तुमने इतना प्रूफ कर लिया, ये तुम्हें समझ में आ गया, इधर 0 नहीं लिख सकता मैं, उसने वेक्टर का मापांक कांस्टेंट कहा, वेक्टर नहीं कहा। तो कभी कहने को तुम इधर ही तो 0 बैठेगा, नहीं, ए वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ए वेक्टर का मापांक कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। कोई वेक्टर कांस्टेंट तभी कहलाता है जब उसकी दिशा भी कांस्टेंट होगी और उसका मापांक भी, ना तो लंबाई बदल रही होगी और ना ही उसकी दिशा बदल रही होगी, उसे कहेंगे कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट नहीं है, ए का मापांक केवल कांस्टेंट है, उसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही, दिशा बदल रही है, समझ गए तुम। तो इधर 0 नहीं मत करना, बस इधर 0 कर सकते हैं हम। अब यहां बस 1 मिनट इधर ध्यान देना, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको हम 1 मिनट, एक लाइन और लिख देता हूं, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाता है a डॉट ए और इक्वल टू कितना हो गया 0। इसे फर्स्ट और सेकंड से कल बताया था डिफरेंशिएट करना, कैसे करोगे, पहला ऐसा कैसा ही डॉट, दूसरे का डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, फिर प्लस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरा ऐसा का ऐसा ही बराबर 0। दो वेक्टरों के अंदर कभी डॉट आ जाए तो उनका तुम क्रम बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, डॉट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, क्रम बदला जा सकता है, तो मैं इस वाले का क्रम बदल रहा हूं, तो a डॉट डी ए ओवर डी टी और यहां आ जाएगा प्लस a डॉट डी ए ओवर डी टी, तो ये हाँ 2a हो जाएगा, ये आ गया 2a डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर क्या हो गया 0, तो 2 उधर फेंक दो, तो a डॉट डी ए ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ गई 0। मैंने तुम्हें समझाया था जब दो वेक्टरों की डॉट 0 हो जाए, कभी दो वेक्टरों की डॉट 0 हो जाए तो इससे 3 निष्कर्ष निकलते हैं, या तो a का मापांक 0 रहा होगा, नहीं a 0 रहा होगा, या b 0 रहा होगा, या वे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे 3 संभावना होंगी, या तो a 0 हुआ होगा, या डी ए ओवर डी टी 0 हुआ होगा, ये ठीक है, और या a दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, ये डी ए ओवर डी टी, या ऐसा हुआ होगा। अब बताओ इनमें से कौन सी बात सही है, सोच के बोलना,
ये बात सही है या ये बात सही है या तीसरी बात सही है? देखो किताब वाला कह रहा है ये वाली सही होगी, ये ना बैठने की सही, क्यों नहीं बैठने की? ऊपर देखो एक शर्त दी थी उसने, क्या? डीए ओवर dt का मापांक जीरो नहीं है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, किसी मान लीजिए कोई वेक्टर लिखा मैंने, इसका मापांक जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर है, मान लो 0i प्लस 0j, तो 100% उसका मापांक भी जीरो आएगा। तो जब वो कह रहा है ए वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो फिर ए वेक्टर जीरो नहीं रहा होगा। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई भी जीरो होगी और दिशा का पता नहीं होगा, मतलब ऐसा ये है जीरो, तो इसका मापांक कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। उसने खुद कहा डीए बाई डी टी का मापांक जीरो नहीं है, इसके मतलब डीए बाई डी टी जीरो नहीं है, तो ये वाली बात तो यहां सही हो गई। एक मिनट, इसका मतलब डीए ओवर डी टी की वैल्यू ये जीरो नहीं हो सकती। फिर ए जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ए भी तो उसने कहा है कि ए का मापांक भी तो कांस्टेंट है। ऊपर नहीं कहा ए का मापांक कैसा है? कांस्टेंट बताया उसने। तो जब ये कांस्टेंट है तो फिर ये भी जीरो नहीं हुआ होगा। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें? तो ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, तो ये वाली बात सही है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर हो जाएगा डीए ओवर डी टी, ये। ठीक है, वरना इतनी ज्यादा बातें मत करना, बस यहां से कह देना कि हाँ भी यहाँ से क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। लो मैंने यहाँ से काट देता हूँ सारी बातें, कंफ्यूज क्यों करूं ज्यादा गहराई में ले जाने की बात है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर हो गया किसके? डीए ओवर dt के। बस जी। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की थ्योरम है। बुक के अनुसार ये थ्योरम नंबर 4 है और हम 3rd नंबर पर कर रहे हैं इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 में भी आ चुकी है ये, 13 में भी, 17 में भी लाइन लगी हुई है इस पर। देखिए क्या कहा, नेसेसरी और सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त कंडीशन। अब ये क्या लिखा, एक वेक्टर है ए, अब पीछे टी लिखा, जब हम नहीं लिखते एफ टी या एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो कह रहा है ए जो वेक्टर है ना वो टी की फंक्शन है, मतलब इसे कांस्टेंट मत मानना, ए टी के रूप में है। ठीक है, लेकिन क्या लिखा यहाँ, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन ये ऐसा है जिसका मापांक कांस्टेंट है। ठीक, तब सिद्ध करो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो। तो अभी सिद्ध नहीं करायो, अगर किसी वेक्टर का मापांक कांस्टेंट होता है तो अभी इससे पहली थ्योरम में यही तो सिद्ध करा मैंने, ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या जाएगा? जीरो। ये लाए थे हम, ये रहा ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो, यही तो था। देखो क्या लेके चले थे हम, यहां से देखो, यहाँ पे हम लेके चले थे भाई ए का मापांक कैसा है? कांस्टेंट है। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, अभी जो इससे पहले प्रूफ किया था ये, और ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, क्योंकि ए वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसका मापांक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंस क्या आ गया? जीरो आ गया। सही है, जब ये जीरो हो गया तो ये आ गया यहाँ तक। फिर हमने ए स्क्वायर को लिखा ए डॉट ए, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से कर दिया, और फर्स्ट सेकंड से करने के बाद में ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, क्रम विनिमय का नियम, तो क्रम बदल दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पे क्रम बदल के इसको पहले लिया है, इसे बाद में लिया है। अब ये देखो और इसे देखो, दोनों एक से होगी, तो कितना हो गया? टू ए डॉट डी ए बाई डी टी, टू उधर फेंक दिया। तो बिल्कुल सेम मैं ये ही करूंगा, समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी, लिखो बिल्कुल सेम यही उतारो है। अब दोबारा भी उतारनी पड़ेगी, यही करनी पड़ेगी दोनों ही। एक मिनट रुको, तो देखिए ये कंडीशन जो दे रखी ये प्रूफ करनी है मुझे, और क्या मान लेना कि ए का मापांक कांस्टेंट है, तो इसे बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। जो कंडीशन दे रखी हो उसे तुम प्रूफ करते हो, तो नेसेसरी कंडीशन।
हमने मान लिया, मैंने लिखा माना, जो ए वेक्टर है उसका मापांक क्या है, ए से दिखाते हैं मापांक को, तो वो कैसा है, कांस्टेंट है, ये मान लिया हमने। तो सिद्ध क्या करना, ये सिद्ध करना है ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो आएगा। या वैसे याद रख लियो, जब भी किसी वेक्टर का मापांक कांस्टेंट होता है तो वो वेक्टर और उसका अवकलन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो तुम थ्योरम नंबर थर्ड से भी कर सकते थे इसको प्रूफ, वो थर्ड कर ली तो ये होगा यहां तक की। लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं कि भाई ये चीज हमें दी है कि ए का मापांक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां से करेंगे, हम जानते हैं, हाँ, वी नो दैट, हिंदी में लिखना होगा, लिख रहे वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, हिंदी में लिख रही हो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश में लिखने से भाई इंग्लिश में तुमने लिखा कुछ और गया, मतलब कुछ और निकल गया, उसका क्या फायदा उससे, हिंदी में लिखे हो। हम जानते हैं, हम जानते हैं का क्या मतलब है, अभी बताया था मैंने कि किसी वेक्टर का स्क्वायर का अवकलन उसका, हाँ क्या बताया था, 2a dA ओवर dt, यहां वेक्टर मतलब का ना, इधर आता है मापांक। अब क्या क्या हो गए, a तो हमें क्या पता है, कांस्टेंट, तो इसका जब ये कांस्टेंट है तो dA ओवर dt कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये साइड जीरो हो जाएगी, 2a और इंटू में जीरो, कुल मिलाकर जीरो आ गया, सॉरी इक्वल टू जीरो, ये बन गया, इंटू है यहाँ इंटू, ये आ गया जीरो। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बना, तो इसको खोल दो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड से कर दो, पहला ऐसा कैसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, और दूसरा ऐसा का ऐसा ही, और यहां लगा दो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम। हाँ डायरेक्ट कर दो का नियम, तो dA ओवर dt डॉट ए बराबर a डॉट dA ओवर dt। अगर तुम मुझसे कहते ना इसी बात को, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, बराबर जीरो। तो आंसर आ गया a डॉट dA ओवर dt बराबर जीरो। बच्चों अब होती है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट का मतलब है जो तुमने थ्योरम में अभी ये सीधा प्रूफ करा है, ए का मैग्नीट्यूड या मापांक कह दीजिए, तुमने क्या माना था, कांस्टेंट है, तब ये बनाई। अब की बार ये कंडीशन सही मानो और इस कंडीशन के आधार पर ये सिद्ध करो कि ए का मापांक कांस्टेंट आएगा। मतलब कहीं पर ऐसा लिखा मिल गया तुम्हें ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। तो उल्टा करना अब यहां पर तुम्हें करें, बस एक मिनट ध्यान सुना मेरी बात को। अब मैं उल्टा कैसे करूंगा, पहले मुझे देखो फिर उसके बाद तुम करना। अब की बार हमने ये मान लिया ए डॉट डी ए ओवर डी टी कितना है, जीरो, तो क्या सिद्ध करना हमें कि ए का मापांक कांस्टेंट आएगा, ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। बस कुछ नहीं करना, मैं इस थ्योरम का उल्टा लिखना शुरू करूंगा। देखो अब यहां से लेके चले, ये लिख दिया पहले, अब यो बनाना, तो ये कैसा बनेगा, इससे कैसा बनेगा, दो से गुणा करके, तो मल्टीप्लाई कर देनी है तुम्हें किससे, दो से। बस एक बार सुन लो, टू से, तो टू ए डॉट डी ए ओवर डी टी आ गया। फिर यहां जाओ, यहां दो जगह फैला दो, तो ये ए डॉट डी ए ओवर डी टी, अब प्लस ए डॉट डी ए ओवर डी टी, फिर क्रम विनिमय का नियम लगाओ, या क्रम बदल दो, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो, इनका क्रम बदल दो। तो ए डॉट डी ए ओवर डी टी, इसे क्या लिख सकते हो तुम, डी ए ओवर डी टी और डॉट ए, और यहां लग जाएगा फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला। बिल्कुल उल्टा कर दिया ऊपर वाले का, यहां आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ बस क्रम बदल दिया जरा। तो अब लिखूंगा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये लाइन लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा बताओ, डी डी टी, अब वहां क्या था, हाँ बोलो, ए वेक्टर डॉट ए, अब बराबर किसके था, जीरो के। फिर इससे ऊपर की लाइन में पहुंच जाओ, इससे ऊपर की लाइन क्या थी, देखो यहाँ पे, ये रहा ए का, इसको इस साइड तो बन गया स्क्वायर, और इधर जीरो चली रहा है, ए ये आ गया, यहां तक लिया है बस, यहां आ गया डी डी टी, और यहां आ गया ए का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, जीरो के। सही है, अब ये हटाना, ये तो कैसा करोगे, इंटीग्रेट, तो ये हट जाएगा,
तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, लेकिन तुम्हें पता होगा एक बाद में सी जोड़ दें अचर राशि जब इंटीग्रेट करते हैं, पता है तो ठीक जी, ये आ गया। तो ए वेक्टर का स्क्वायर क्या आ गया, कांस्टेंट अचर आ गया। लेकिन हम जानते हैं किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका मतलब फिर तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ होगा। और जब कोई नंबर का स्क्वायर कांस्टेंट होता है तो वो खुद नंबर भी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ए भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट। और ए क्या है, ए वेक्टर का मापांक है, तो यही तुमने सिद्ध करना था भाई। एक वेक्टर का मापांक को सिंपल एस लिखते हैं ना, तो ये कांस्टेंट या तो ये कांस्टेंट, बस थ्योरम खत्म हो गई। देखो बच्चों, अब हम कुछ फॉर्मूले और बता रहे हैं, इसी चैप्टर में यूज होने हैं वे सब, वो फॉर्मूले नोट करिए। कर्व इन स्पेस, SPACE, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है हमारी जेड एक्सिस। ये कोई वक्र है, वक्र, इस पर हम एक पॉइंट पकड़ेंगे अभी, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए मैंने एक्स वाई जेड, अब मैं इसको इसे जोड़ दूंगा तो एक वेक्टर बन जाएगा, इसको कहेंगे आर वेक्टर से दिखाऊंगा फिलहाल मैं। आर वेक्टर कह दीजिए या ओपी वेक्टर कह दीजिए, कौन बच्चा लिख के दिखाएगा इसे सही रूप में, आई जे के में लिख के दिखाओ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमारी इस बुक के अंदर वेक्टर के अंदर जहां भी तुम्हें आर दिखाई देगा ना, तो आर का मतलब ऐसा होगा, समझ में आ गए, ठीक। अब जब वो, इससे क्या फायदा है, अब क्या कहेगा वो कि पार्टिकल ये भागा जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो, कभी कहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो ये खुद इसका आर जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन। ये क्या बताएगा तुम्हें, अगर ये चेंज हो रहा किस पे डिपेंड है, ये एक्स वाई जेड पे, इसका मतलब ये पॉइंट पे डिपेंड है, ये पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा तो आर भी चेंज होता रहेगा, तो ये तुम्हें आर की पोजीशन के बारे में बताएगा। आगे बात समझ में तुम्हें, ठीक बात। तो कभी कहेगा वो डिस्प्लेसमेंट बताइए पार्टिकल कहां पर है कैसा है, तो तुम आर निकाल देना बस। अब तुमसे कहा जाएगा वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालिए उसकी वेलोसिटी, तो इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, समझ में आ गई तुम्हें। अगर कहेगा वो एक्सीलरेशन निकालिए, त्वरण, एक्सीलरेशन की स्पेलिंग बोलियो, तुम क्या बोल दिया, ACCLETION, एक्सीलरेशन निकालना, उसे ए से दिखा रहा हूं फिलहाल मैं। तो ए का मतलब क्या होगा, v को डिफरेंशिएट कर दो या तो एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, या आर को कर दो दो बार, वो एक ही बात होती है, सही है। तो ऐसा कर सकते हो, तो वो पूछेगा तुमसे कि बताइए किसी पार्टिकल की पोजीशन मैंने तुम्हें दे दी, आर बराबर इतना दे दिया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका वेग कितना है, और या उसका एक्सीलरेशन त्वरण कितना है, तो क्वेश्चनों में तुमसे पूछेगा। एक बात और ध्यान रखना, जो v की दिशा होती है वो किधर को होती है हमेशा, जो यहाँ पर टेंजेंट होगी, हाँ, जो वेलोसिटी होती है उसकी दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अलोंग होती है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, किसी समय पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पर तुमसे पूछने का उसकी दिशा बताओ, उसकी वेलोसिटी दिशा क्या होगी। वेलोसिटी जो होती है, जो वेग होता है वो सदिश होता है, वेक्टर होता है, तो उसके अंदर बाकायदा डायरेक्शन होती है। जो चाल होती है, स्पीड, उसमें केवल मापांक होता है, उसमें दिशा नहीं होती। अगर मैं कह रहा हूं किसी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पे मैं दिशा नहीं बता रहा, तो ये स्पीड है, चाल है। और मैंने कहा किसी गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन किस में जा रही है, इन ईस्ट में जा रही है, तो दिशा ही बोल रहा हूं, तो फिर इसे कहा जाएगा वेलोसिटी, वेग, तब इसे वेग कहा जाएगा अगर दिशा बता रहे हो तुम। और दिशा नहीं बता रहे तो केवल कहा जाएगा उसे स्पीड, चाल, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैं वेग की बात कर रहा हूं, वेग की,
तो वेग में दोनों चीज होती हैं, उसका मापांक भी होता है और दिशा भी होती है। तो यहां पर जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है या कोई गाड़ी सर्किल में घूम रही है और तुम्हें उसकी दिशा देखनी है वेलोसिटी की कि वेग की दिशा क्या है, तो यहाँ पे क्या खींच देंगे, स्पर्शरेखा। अब या तो इधर को होगी उसकी दिशा, इधर को, या नीचे की ओर होगी। अगर इस साइड से जा रही, इनो जा रही, इनो जा रही, इनो जा रही, यहाँ जा रही, तो ये वाली है। और ऐसा उल्टा घूम रही है तो इधर को होगी। तुमने देखा होगा, तुम्हें फिजिक्स में बताया जाता होगा कि एक पत्थर लो, उसको एक रस्सी में बांध लो, है, या अपनी उंगली से बांध लो रस्सी को और घुमाओ, तो ये पत्थर सर्किल में घूमेगा। और तुम्हें इसकी वेलोसिटी की दिशा देखनी हो तो रस्सी को छोड़ दो, तो जिस क्षण जहां ये होगा, तुम्हारी यहाँ उंगली है और ये रस्सी बंधी हुई है और ये पत्थर है और ये घूम रहा, तुम घुमा रहे हो करके, ठीक, तो फिर जैसे तुम जिस क्षण छोड़ोगे तो ये किधर को भागेगा, जो उस पॉइंट पे वहां पर स्पर्श रेखा होगी उधर को भागेगा ये। तो इसका मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है हमेशा। ठीक है, ये तुमने पढ़ रखे होंगे, सब पढ़ते थे फिजिक्स में। चलिए जी, तो ये हमने पढ़ लिया। इनके पर क्वेश्चन है थोड़े से, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, सब तुम कर सकते हो। चलो क्वेश्चन करें, कर लिया, ठीक जी। एग्जाम्पल तुम करोगे या मैं कराऊं, बताओ। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जाएं, एक्सरसाइज में जाते हैं। देखिए, मैं केवल हिंट दूंगा, घबराना मत, बहुत क्वेश्चन आसान है। वेक्टर सबसे आसान पोर्शन होता है किताब का। बस तुम्हें यह बताना है कि मैंने वेक्टर कहां नहीं लगाया, क्योंकि किताब में हमारे क्या करा गया है, वेक्टर दिखाने के लिए गाढ़े डार्क कर दिए गए हैं और जो स्केलर हैं उन्हें हल्का रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें दिया गया है r इक्वल टू t+1 पीछे i, फिर टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के 1 पीछे जे, फिर क्या दिया गया है, टी क्यूब प्लस के टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस 1 और पीछे लिख दिया गया है के। ये ना, तो ये बताओ इसमें मैंने वेक्टर लगाना कहां छोड़ दिया, किताब में देख के बताओ। आर पर। वैसे भी अगर ना देखो तुम ना, गाढ़ा पतला, इसमें साफ दिखाई दे जाएगा। जब ये आई जे के में है तो ये वेक्टर ही तो हुआ होगा, ठीक है। अरे आई के अंदर अपनी एक दिशा होती है, आई होता है एक्स एक्सिस के अनुसार और ये होता है वाई के और ये होता है के, तो दिशा होगा इनके अंदर। तो इसका मतलब आर वेक्टर के अंदर दिशा का प्रयोग किया गया है, डायरेक्शन का, इसलिए आर एक वेक्टर है। अब यहां ध्यान दो, आर किस पर डिपेंड है, टी पर डिपेंड है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी को समय मान लूं, क्या मान लूं, समय है, टाइम है, बता सकते हो जब समय 0 हुआ होगा तो उसकी स्थिति का क्या रही होगी पार्टिकल की, आर बताएगा उसकी पोजीशन कहां होगा पार्टिकल। तो टी की वैल्यू क्या भर दो इसमें, 0। तो टी की वैल्यू यदि मैं 0, मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसे टी की वैल्यू 0 भर दूं तो आर निकल आएगा। बताओ कितना आएगा, आई प्लस यहाँ 0, यहाँ जे आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। इससे पॉइंट बना लो 1 1 1 और इस पॉइंट को उठा के निकालो, जहां भी होगा यो वहां मिला दो, तो इसका मतलब इस जगह होगा पार्टिकल। कोई कहने लगा बताओ जब टी की वैल्यू 1 होगी, अब 1 सेकंड मान लो, 1 घंटा मान लो, ठीक है, 1 घंटे के बाद पार्टिकल कहां होगा, तो इसमें टी की जगह 1 भर दो, आर निकल ही आएगा। तो जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को दिखा लो, यहां पहुंच गया होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो आर उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, दूरी बताएगा कहां पहुंच गया वो। समझ में आ गए, ठीक जी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या गया पढ़ो। क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, तुम डीआरडीटी निकाल दो ना, वेलोसिटी की बात करी ना कुछ कहा उसने, बस वो कह रहा डीआरडीटी निकाल दो तुम, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल डिफरेंशिएट करना, करके दिखाओ इसे क्या आएगा। हाँ, इसका हो जाएगा 1, इसका 0, आई आ जाएगा यहाँ 2t+1 और इसका 0 जाएगा जे, इसका, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहा दोबारा करके दिखाइयो। हाँ, अब वो दोबारा चैलेंज कर दिया तुम्हें, नो चल ठीक है, ये तो कर दिया, अब ये बताइए तो क्या करोगे, दोबारा कर दोगे। तो ये मत समझो कुछ ये वेक्टर की बात चल रही है, बस एक तो जरा आई जे के लिखे हुए हैं, आई जे के जरूर लिखना, इन्हें भूल मत जाना। यहाँ वेक्टर लगा हुआ, यहाँ वेक्टर लिखना जरूर, वरना तुमने ये वेक्टर ना लिखा और कर दिए तो तुम्हें नंबर देने का वो एक भी, क्योंकि अवकलन तो सभी पढ़ते आए हैं, सब जानते हैं। मेन तो वेक्टर का ध्यान रखना ना कि वेक्टर में कर रहे हैं हम ये सारा काम। बता सकते हो ये वाली चीज क्या निकल रही है,
ये v निकल रहा है। तो अगले क्वेश्चन में पूछेगा वेलोसिटी निकालो, तो चकरा मत जाना कि वेलोसिटी कोई नई चीज है, यही है सब वेलोसिटी। और ये क्या निकल रहा है, एक्सीलरेशन, त्वरण। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। आर दिया हुआ है, फाइंड टी इक्वल टू 0 पर निकालनी ये सारी वैल्यू जो नीचे लिखी हुई हैं। तो ये तो हम यहां भी कर सकते थे, यहां भी आ सकता था। भाई जो तुम डी आर डी टी निकालोगे, बताओ टी बराबर 0 पर क्या था। इसका मतलब क्या पूछ रहा हो, जब समय 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, ये पूछ रहा हो हमसे। इसमें जब आंसर आएगा हमारा, इसमें टी की जगह जो बढ़ दियो, तो पूछ रहा है जब टी इक्वल टू 0 था तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना था। कर लोगे तो सेकंड भी तुम अपने आप कर लोगे। थर्ड पे आ जाओ। अभी थर्ड एक थोड़ा मैं रुक जाइए, अभी थर्ड नहीं कर सकते तुम, फोर्थ पे जाइए, पढ़ो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय। कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन हमने दी है आर बराबर करके इतनी दी है। बताओ क्या निकालनी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो क्या करना, डिफरेंशिएट तो करना, कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ो। आर दिया हुआ है, क्या पूछा है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यही है। आर ये रहा, ध्यान दो इधर, आर ये रहा, और डी आर डी टी अभी तुमने क्या बताया था, यहां पर मुझे इसी क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं। आई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2t प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ j आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस, और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा k। अब कोई पूछने लगा इन दोनों की क्रॉस बताओ, तो क्रॉस का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताओ। मैंने शॉर्टकट बताया था, डिटरमिनेंट बना लेना, पहले ऊपर लिखना आई जे के, और यहाँ पे पहले आर वाले, तो आर वाले कौन कौन से हैं, टी प्लस 1, यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहाँ टी क्यूब प्लस के टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस 1, और फिर नीचे लिखना इस वाले के, यहाँ 1, यहाँ 2t प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस के 1। सही है, बस डिटरमिनेंट तुम्हें सोल्व करना आता है, आई के साथ वाले, फिर माइनस जे वाले, फिर के वाले। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, केवल हिंट दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने ये भी नहीं करे तो फिर तुम्हारे कुछ नहीं आता, फिर इतनी आसान भी बात नहीं कर पाए तुम जो है। लेकिन फिर भी हाँ, अगर ना हो मैं बूझ जरूर लेना, हाँ कोई ना हो तुमसे तो बूझ जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ जल्दी से। 5 पे देखो, आर बराबर दिया हुआ है, पढ़ो, साइन हाइपरबोलिक टी ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक टी बी। अब हाइपरबोलिक का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वैसे कैलकुलस में तुमने पढ़ रखे हैं, ध्यान देना। अगर तुमसे कोई कहता है साइन हाइपरबोलिक टी का डिफरेंशिएट करो, तो कॉस हाइपरबोलिक टी, कॉस हाइपरबोलिक का करो तो साइन आता है, बस इसमें माइनस नहीं आता, बस ये ध्यान रखना। सही है, ठीक ठीक। क्या पूछा उसने, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ए और बी वेक्टर है या वैसे ही हल्के से स्केलर, पढ़ियो। ए और बी क्या है, इसमें वेक्टर हैं या वैसे लिखे हुए हैं, वेक्टर हैं, डार्क में बने हुए, डार्क में भले ही कांस्टेंट हैं। अरे किसी वेक्टर का कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें आई जे के नहीं आएंगे, नहीं। ये रहा 2i प्लस के 3j, ये कांस्टेंट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें आई जे के तो हैं, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं है, एक ही वैल्यू बदलेगी नहीं, क्या रहेगी हमेशा 2 3 रहेगी। सही है, ठीक। अब यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कहा था 5 के में आर दे दिया, ए और बी कांस्टेंट बता दिए, तब वो कह रहा 2 बार करके दिखाओ। आंखों आंखों से करके दिखाइए, पहले एक बार ही। 1 मिनट रुको बच्चों, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। ये है, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जानबूझ के, कॉस हाइपरबोलिक टी बी, ये क्वेश्चन है। तुमसे कहा गया डिफरेंशिएट करके दिखाओ, एक बार करियो। कॉस हाइपरबोलिक टी, और ये कांस्टेंट है, ये नहीं रहेगा, इसका बताओ, और इंटू में बी, ये आ गया। अब क्या पूछा उसने बताओ, 2 बार करना, दोबारा कर दो, हाँ बोलो। इसका इसका वो कह रहा 2 बार करने पे आर ही बन जाएगा, तो क्या आर नहीं आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 6 आया है 2 बार, 2014 में भी और 16 में भी। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है तो मैं लिख भी देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पर, 6 पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 14 और 17 में आया था। आर इक्वल टू दिया हुआ है ई की पावर एन टी ए लिखा है, प्लस ई की पावर माइनस के एन टी बी लिखा है। अब पीछे लिख दिया ए और बी क्या है, कांस्टेंट है।
तो वो कह रहा है ये निकाल के दिखाओ, d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर और r इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसका 2 बार करो, यहां लिख दो, r लिखो, सोल्व करो, 0 आना चाहिए। नहीं आएगा तो लाएंगे हम जबरदस्ती। सही है। अरे ए और बी ने खुद बताए हैं कांस्टेंट वेक्टर है। देखो यहां लिखने में गलती मत करना, ए पे कहीं वेक्टर नहीं लिखा था, लेकिन मैंने ए पे वेक्टर लिखा। क्यों? क्योंकि ए मुझे गाढ़ा दिखाई दे रहा था। सही है। ठीक जी, लिख भी दिया उसने कांस्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर है। करो एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ कितना आएगा। ए की पावर एन टी का, ए की पावर एन टी इंटू में एन, और ए है कांस्टेंट, इसका बताओ क्या आएगा। हाँ, माइनस के एन ए के पावर माइनस के एन टी, और यहाँ भी बस। अगर दोबारा करना हो तो हाँ एन स्क्वायर आएगा, ए के पावर एन टी ए, और यहाँ अब प्लस हो जाएगा ए के पावर माइनस के एन टी बी, ए आ गया। लो भाई लो, इन्होंने और भी अच्छी बात बता दी। ऐसा हाँ एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा पूरा आर, ये बन गया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख दो बस, या नुई ले आओ, हाँ इधर ही, इसको इधर ले आओ। आ तो दिमाग बहुत चल रहा, घर जाने की जल्दी है। ये आ गया, ये सीधा हो गया जी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनके अंदर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, 7 पढ़ियो। ए पार्टिकल, अच्छा तुम इसमें अंग्रेजी मत सोचो, अंग्रेजी क्या है क्या नहीं, छोड़िए इस बात को, तुम वैसे समझ के दिखाओ क्या कह रहा है। पढ़ियो, पढ़ो, तुम पढ़ के दिखाओ क्या कह रहा है 7। बच्चों 7 को पढ़ के दिखा दो क्या कहना चाह रहा है ये मैंने बंद कर दिया क्या, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ आ गया, आ गया। हम ये कहते हैं कि 7 क्वेश्चन में ये बता दो दिया क्या है और करना क्या है, बस कोई बचा दो बस। उसने कहा एक पार्टिकल मूव का मतलब चलना, चल रहा है अलोंग द कर्व, ये कर्व दिया। अब कर्व पता नहीं क्या है, हम तो वैसे ही ले लो इस कर्व पर जा रहा, ये जरा, तो उसने उस कर्व की इक्वेशन दी है घुमाकर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, बताओ क्या क्या दिया। एक्स कितना दिया, e की पावर माइनस टी, और y बराबर क्या दिया हुआ 2 cos 3t, और z इक्वल टू कितना दिया है 2 sin 3t, ये दिया। बता सकते हो कर्व की कौन सी फॉर्म होती है, वक्र की कौन सी रूप है, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। x अलग दिया, y अलग दिया, z अलग दिया, प्राचीनिक समीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, लेकिन हमें चाहे वेलोसिटी निकालनी हो या कुछ भी निकालनी हो, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है P पॉइंट पे, इसे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो हमें एक्स वाई जेड रखें, लेकिन हमें तो आर चाहिए होता है। समझ रहे हो तुम। तो आर कैसे बनाते हैं, बताओ। मैंने बताया तुम्हें, आर बन जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के, यहां भर दो तो आर बन जाएगा ए की पावर माइनस टी आई, और यहाँ पर 2 cos 3t जे, और यहाँ पर 2 sin 3t के, ये बन गया। अब जो वो कह रहा है वो निकाल दो, बताओ क्या पूछ रहा। वो कह रहा है वेलोसिटी निकाल दो, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक्सलेशन करने को कह रहा है तो 2 बार कर दो, और बाद में क्या है टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर निकालना। तो पहले एक बार ऐसा मत करना पहले 0 भर दो, पहले 0 नहीं भरनी, पहले डिफरेंशिएट करना है फिर 0 भरनी है। कर लोगे वो तो तुम समझ गए होगे। अब बात उठती है यहाँ पर टी इक्वल टू 0 कौन सा समय हुआ है दुनिया में, टी बराबर 0, ऐसा तो कभी होता ना 12 बजे 1 बजे 2 बजे है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। हम मैथ्स के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तुमने देखा होगा अक्सर ज्यादा दौड़ लगाई जाती है। ठीक है, तो जब दौड़ स्टार्ट होती है तो अपनी घड़ी में एक, तुमने देखा होगा मोबाइल के अंदर एक होती है स्टॉप वॉच, उसमें वहां पर 0 कर लेते हैं वे। जब 0 कर लेते हैं उसी समय को हम 0 बोलते हैं कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे समय हमने 0 ले लिया। अब वो चल दिया है को, जहां पे वो पहुंचेगा वहां पे ही स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। समझ गए तुम। ठीक, तो 0 का समय का मतलब ये है। ठीक,
तो t इक्वल टू 0। तो यहां पर का मतलब यह है कि जब तुम वेलोसिटी निकालो तो समय जब स्टार्ट हुआ होगा वो चलना पार्टिकल, तो उस टाइम पे कह रहा है वो t इक्वल टू 0 पर बताइए वेलोसिटी क्या रही होगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, टी की जगह 0 भरेंगे तो v की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी जो भी होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पर दिखाई जल्दी से। ए पार्टिकल मूव सो इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय, उसका जो पोजिशन वेक्टर है आर बराबर ये दिया हुआ है। ठीक, ओमेगा क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट है। तब पहला पार्ट क्या कहा? वेलोसिटी निकाल लो, सिद्ध करो कि वो परपेंडिकुलर होगी आर के। तो पहले v निकाल लेना, कहने का मतलब डी आर डी टी निकाल लेना। अब जब डी आर डी टी निकाल लोगे, आर ये रहा, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर सिद्ध कैसे करें? इन दोनों की डॉट निकाल देंगे, डॉट निकालने पर वो 0 आना चाहिए। मैं हिंट दे रहा हूं, नहीं होगा तो बताना जरूर जो है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 10 इन्हें करके देख लीजिए, जो हो जाए बड़ी अच्छी बात है, वरना कल करेंगे और